दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS क्लासेज में। आज की इस वीडियो में LT ग्रेड परीक्षा के सामान्य अध्ययन के खंड के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। ये प्रश्न LT ग्रेड एग्जाम में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास का पोर्शन लिया है इस वीडियो में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिला है। नर्मदा क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अर्थात मानव के साथ कुत्ते दफनाने का जो साक्ष्य है वो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास मतलब गड्ढे के आवास, इसके साक्ष्य भी बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोमपुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने की थी? 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित मेहरगढ़ में सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? वो बलूचिस्तान के कच्छ के मैदान में स्थित मेहरगढ़ स्थान से मिले हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आगे, चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि ताम्रपाषाण युग का अन्य नाम क्या है, तो उसे ध्यान रखना, चालकोलिथिक युग भी या एज कहते हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने कराया था। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है और पाषाणिक पुरा स्थल युग है और इसका उत्खनन जो है HD सांकलिया ने कराया था। नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के पुरा स्थलों में जो राख के टीले हैं वो कर्नाटक के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। फिर है गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र, जिसे कि OCP कहते हैं, के साक्ष्य हस्तिनापुरी एवं अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड के पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हस्तिनापुर और अंतरंजी खेड़ा से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। पूछ लिया जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है, तो भारतीय संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता और कब खोज की ये देखेंगे। तो प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता या खोजकर्ता और खोज किए गए वर्ष, यानी किस वर्ष में इस स्थान की खोज हुई। तो सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा है, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी और इसी के नाम पे इस संस्कृत का नाम हड़प्पा संस्कृत पड़ा। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। रोपड़ की खोज या उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 से
1955 के मध्य। और लोथल, इसकी खोज या उत्खननकर्ता SR राव हैं, जिन्होंने इसकी खोज 1954 से 1955 के मध्य की थी। आगे कालीबंगा, इसकी खोज या उत्खननकर्ता BB लाल हैं। इसकी खोज इन्होंने 1961 से 1969 के मध्य की। फिर रंगपुर, इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता MS वत्स हैं। इन्होंने इसकी खोज 1934 से 1935 के मध्य की। चनहूदड़ो, इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता NG मजूमदार हैं, जिसके उत्खनन का कार्य 1931 ईस्वी में हुआ था। सुरकोटदा, जिसके उत्खननकर्ता JP जोशी हैं और इन्होंने इसका उत्खनन का कार्य 1964 ईस्वी में किया था। अगला आता है बनावली, इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट हैं। इन्होंने 1974 से 77 के मध्य इस स्थान की उत्खनन का कार्य किया था। आलमगीरपुर, आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। इन्होंने 1958 में इस स्थान का उत्खनन का कार्य किया था। अगला है कोटदीजी, जिसके उत्खननकर्ता फजल अहमद खां हैं। इन्होंने 1957 से 58 में इसकी उत्खनन का कार्य किया था। आगे है सुतकांगे डोर, इस स्थान का उत्खनन कार्य RL स्टाइन ने किया था और कब किया था? 1927 में किया था। आगे देखते हैं मांडा, JP जोशी और इसकी खोज 1982 ईस्वी में हुई थी। बालाकोट, जॉर्ज F डेल्स ने इस स्थान का उत्खनन का कार्य किया था 1973 से 76 के मध्य। अगला स्थान है धौलावीरा, इंपॉर्टेंट स्थान है। इसके खोजकर्ता जो है JP जोशी हैं। इन्होंने 1967 से 68 के मध्य इस स्थान का उत्खनन का कार्य कराया था। अगला स्थान है मिथातल, इस सूरज भान जी ने इसके उत्खनन का कार्य किया था और 1968 में किया था। राखीगढ़ी, और जिसका जो स्थान है उत्खनन करता है सूरज भान जी हैं और कब किया था? 1969 ईस्वी में। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला है लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। आगे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, वह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका वर्तमान नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला पॉइंट है सैंधो सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, ताम्रपाषाणिक युग की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृत भांड, मतलब मिट्टी के बर्तन, ही सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। अगला काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृत भांड, जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृत भांड जो हैं के बाद के हैं, यानी किसके? हड़प्पा सभ्यता की बाद से हैं, जो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। आप हड़प्पा कालीन उन प्रमुख नगरों के नामों को देखते हैं जो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि ये सिंधु सभ्यता कही जाती है, नदियों के किनारे स्थित सभ्यता थी। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित प्रमुख नहर है नगर है सिंधु सभ्यता का। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे है। अगला सुतका कोह सादी कौर नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश। रंगपुर भादर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कुणाल सरस्वती नदी। चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बनावली सरस्वती नदी। मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। भगवानपुरा सरस्वती नदी दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। आगे राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी।
पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख साक्ष्य हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, सोना और चांदी की जानकारी थी, जबकि उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के वासियों को किन धातुओं के बारे में जानकारी थी? तांबा, कांसा, सोना और चांदी। इसको याद रखने के लिए एक आप ट्रिक्स याद यूज कर सकते हैं, सोचता सीटी। सो से सोना, चा से चांदी, ता से तांबा और कांसा। फिर है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। यानी मृदभांड बनाने के लिए जो चाक प्रयोग किया जाता था, तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैरों से चलने वाला होता था। बाद में परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। किस पशु का चित्रण नहीं मिलता है? गाय का। जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की मुहरों में किस पशु की कलाकृति का चित्रण नहीं मिलता है? तो ध्यान रखना, गाय का नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा मतलब जिसे बंदरगाह या पत्तन कहते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो शिलालेख कहाँ मिला है? गुजरात के धौलावीरा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली। यानी पकी हुई मिट्टी का बना हुआ हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? वो हरियाणा के बनावली से। सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे राखीगढ़ी स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चनहूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। अगला पॉइंट है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। और अगला पॉइंट, रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 54 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यानी रंगपुर एक ऐसा स्थल है जहां से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य, हड़प्पा के साक्ष्य और उत्तर हड़प्पा कालीन तीनों साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां और मृदभांड भी मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। किसकी आकृति बनी हुई है? योगी की आकृति बनी हुई है। उसके उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। तो उस योगी की 3 मुख वाली आकृति है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, जो वर्तमान में पाकिस्तान के है,
तत्कालीन मांटगोमरी संप्रत साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई करी। अगला है, वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो का स्थानीय भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे की धातु का प्रयोग किया गया। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे की धातु का प्रयोग किया गया। अगला है, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया। सिंध घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल यानी ककुदमान वृषभ की आकृति वाली मुहर की प्राप्ति हुई है। आगे, सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो मुहरे हैं उस पर सर्वाधिक अंकन किसका है? एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, कालीबंगा के मृड़ पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है। दूसरा अगला पॉइंट है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? नील नदी के क्षेत्र में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगला, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। यानी लिपि का आविष्कार किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने किया था। और मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती हैं। सुमेरिया की क्यूनीफार्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख धातु एवं उनके प्राप्ति स्थलों को देखेंगे तो तांबा जो है वो खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। फिरोजा और टिन ईरान से प्राप्त होता था। चांदी की प्राप्ति राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से, और शीशे की प्राप्ति अफगानिस्तान से, और शिलाजीत की प्राप्ति हिमालय से, और गोमेद की प्राप्ति जो है वो गुजरात से होती थी। अब अगला पॉइंट है इसी में वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल जो आया उसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना गया। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में अगर आर्य शब्द का अर्थ पूछा जाए तो उसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। वेद 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन वेद भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के सम्मिलित रूप को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सा वेद वेद त्रयी या त्रयी में शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, जो सबसे नवीनतम वेद है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, कौन कौन से? ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। तो सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है।
अथर्ववेद औषधियों से संबंधित वेद है, इसे जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी देवी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है, एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं सातवें मंडल की ऋचाओं को सबसे प्राचीन माना जाता है। पहला और 10वां मंडल सबसे नवीनतम मंडल है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। कितने? 114 सूक्त किसको? सोम देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। अगला है, अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो गद और पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसेनी संहिता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। एक है कौमुदी, दूसरी है रामायणीय, तीसरी है जैमिनीय। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। प्रश्न पूछा जाता है उपनिषद क्या है, तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई, तो मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ की गई, तो उपनिषदों में। कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं, जैसे विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्राहुणजावाल, केकय के राजा अश्वपत और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिता का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। अब आगे, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सरस्वती वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, तो सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा आदि नामों से जाना गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा वर्तमान काबुल, कुरुम वर्तमान में कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्त को स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। आगे, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियां और उनके आधुनिक नाम। दृशद्वती चितंग या घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। शतुद्री वर्तमान में सतलज नदी है। परशुनी राबी नदी है। कुंभा काबुल है। बितस्ता झेलम है। अस्किनी को चिनाब कहा जाता है। विपाशा को ब्यास कहा जाता है। गोमती को गोमल आधुनिक नाम है। कुरुम का कुर्रम है और सदा नीरा का गंडक है। सुवास्तु का स्वात नदी। अब आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। वेदों के यानी उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का उदय हुआ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जवालोपनिषद में मिलता है।
अगला पॉइंट है, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। कई बार पूछा जाता है कि वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता था। तो वैदिक काल में निष्क का अर्थ गले के आभूषण से था। बाद में यही एक मुद्रा बन जाती है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। चौदह सौ ईसा पूर्व के बोगज गोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पुरुषमेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, ऋग वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द का जौ से तादम्य स्थापित किया गया है, यानी यौ जौ को कहा जाता था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम की 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा पॉइंट है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को या प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया? तो सभा और समिति को। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। ऋतु मतलब प्रकृति का नियामक। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। 4थे मंडल में कृषि से संबंधित बातें। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्षि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्यमेव जयते, बहुत हर एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऐत्रेयी तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या, ना मारे जाने योग्य माना जाता था या कहा जाता था। साथियों, आज के वीडियो में बस